शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक व्यंजन। इससे पहले हमने स्वर के बारे में जाना था कि स्वरों को हमने कितने प्रकार से बांटा। अब हम शुरू करते हैं व्यंजन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यंजन जब हम उच्चारित करते हैं तो वो स्वर के बिना उच्चारित नहीं हो सकता। जब हम व्यंजन का वास्तविक रूप लिखते हैं तो ये हल्के साथ होता है और इसका उच्चारण संभव नहीं होता। जब हम ये बोलते हैं कै, तो इसके साथ इसका स्वर ए होता है। इसका उच्चारण संभव है कै, परंतु ये जो हल्के साथ होता है इसका उच्चारण संभव नहीं होता। इसलिए परिभाषा इसकी जो कहती है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जब हम व्यंजन को देखते हैं इस तरीके से लिखा हुआ तो उसमें सभी में उसका स्वर साथ होता है, और जब हल्के साथ होता है तो वो अपने वास्तविक रूप में होता है व्यंजन। फिर हम देखते हैं अब कि व्यंजन कितने होते हैं। हमारी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं। जब बात आती है हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या जब पूछी जाएगी तो आपको लिखना है 39। कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है 39। इसमें हम 25 अपने स्पर्श व्यंजन रखते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन प्लस 4 इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 इसमें हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, 4 इसमें हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। कुल मिला के इनकी संख्या जब प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 39 होगा, और इसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। दूसरा क्वेश्चन होता है कि परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है। परंपरागत रूप से पूछे कि व्यंजन की संख्या कितनी है तो हम 33 लिखते हैं। 33 में हमारे 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये हमारे कै से है तक होते हैं। जो हमारे परंपरागत या मूल व्यंजन होते हैं वो हमारे कै से है तक होते हैं। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन होते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है 39, और परंपरागत रूप से हमारे व्यंजन कितने हैं वो 33। फिर हम देखते हैं कि ये 33 जो कै है है कै है है कै है है
खे या टे है टे है टे फिर टे है दे है टे फिर पे है वे है और मैं। एक हमारे यहाँ पे इसी की पास ड़े और है, ये दो होते हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है। ये हमारे मूल रूप से कैसे लेकर हमारे है तक होते हैं। जो परंपरागत व्यंजन होते हैं उसमें हम 25 हमारे स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, 4 हम अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन हमारे अलग होते हैं, पर ये इसी के ये भी इसी के उसमें बोले जाते हैं, इसी ट वर्ग में ही आता है ये। ठीक है, फिर हमारे ये 4 अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे परंपरागत रूप से व्यंजन है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ प फ ब भ म य र ल व श श श ह। ये हमारे परंपरागत रूप से व्यंजन है। जिस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण किया उसी प्रकार हम व्यंजनों को वर्गीकरण करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा कहती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श या छूकर निकले उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 25 होती है। और स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये हमारे कै से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन है। इसको हम कै वर्ग के नाम से जानते हैं। कै वर्ग से हम च वर्ग, ये हमारा ट वर्ग, ये हमारा त वर्ग, ये हमारा पै वर्ग, और इधर से भी वर्ग में बटे होते हैं अपने। इसे हम प्रथम वर्ग कहते हैं। ये प्रथम वर्ग, ये हमारा द्वितीय वर्ग, ये हमारा द्वितीय वर्ग, ये हमारा तृतीय वर्ग कहलाता है, ये हमारा चतुर्थ वर्ग कहलाता है, ये हमारा पंचम वर्ग कहलाता है। कै वर्ग में कै ख ग घ ङ
च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये अपने वर्ग में। इधर से हम देखते हैं कि प्रथम वर्ग में कौन सा आता है, क, च, ट, त, प। द्वितीय वर्ग में ख, झ, ढ, ह, है। इस तरीके से ये सभी अपने वर्ग में होते हैं। ये प्रथम वर्ग, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ग। ये हमारे, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर, पंचम वर्ग को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। क वर्ग का ये वर्ग है। अब इसको वर्ग में बांटा। अब हम देखते हैं इसको उच्चारण स्थान, इसका कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। जब हम क वर्ग को उच्चारित करते हैं तो हमारे कंठ से आवाज निकलती है, कंठ पे हमारे प्रेशर होता है। जब हम क, ख, ग, घ, ड़, तो इसका उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान क वर्ग का होता है कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और इनका वर्ग कहलाता है, यहां दिखाई दे रहा है तो मैं यहां लिख देती हूं। क वर्ग का जो कंठ जिसका उच्चारण स्थान है, इसका वर्ग कहलाता है, वर्ग में यहां कर देती हूं, वर्ग कहलाता है इसका कंठीय वर्ग। इसका कहलाता है तालव्य। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और इसका वर्ग क्या कहलाएगा, तालव्य। ट वर्ग का कहलाता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ट वर्ग का कहलाता है दंत्य, दंत्य। और प वर्ग का कहलाता है ओष्ठ्य। ये उच्चारण स्थान है। एक बार जो उच्चारण स्थान हमारा इसका होता है क वर्ग का, इस क्रम का, जब क्रम की बात आती है तो कंठ के बाद तालु, तालु के बाद हमारा मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद हम दंत, फिर हमारा ओष्ठ आता है। लेकिन यह क्रम हमारे मुंह में नहीं होता। मुंह का क्रम कुछ इस प्रकार होता है, जैसे यहां मैं बता के दे रही हूं, एक ऐसे ही, ये हमारे दांत, कुछ बच्चे क्या है कि जो ये क्रम होता है उसी क्रम को मुंह में मान लेते कि जो जैसे कंठ के बाद तालु का स्थान आता है, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। लेकिन हमारे मुंह में यह क्रम नहीं होता। जब हम क वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ हमारा कंठ, तो जब हम क वर्ग उच्चारित करते हैं तो प्रेशर हमारे कंठ से आवाज निकलती क है, तो हमारा कंठ यहां होता है। फिर जब हम देखते हैं त वर्ग, जब हम च वर्ग उच्चारित करते हैं तालु से, तो जब हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, ञ, तो जो हमारे दांत के पीछे, दांत के पीछे जो हमारा हिस्सा होता है, तो हमारी जीभ वहां रुकती है। यहां हम तालु को देखते हैं दांत के ऊपर। जब हम ट वर्ग उच्चारित करते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़, तो जीभ हमारी मुंह के बीच में होती है, जहां नाक के नीचे जीभ हमारी वहां स्पर्श करती है। ट वर्ग उच्चारित करने पर देख पता चलता है ट, ठ, ड, ढ, ढ, तो मूर्धा हमारा यहां होता है, मूर्धा। तो मुंह का जो क्रम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले कंठ आता है, फिर मूर्धा, फिर तालु। फिर हम त वर्ग उच्चारित करते हैं। जब हम त वर्ग उच्चारित करते हैं त, थ, द, ध, न,
तो जीभ हमारी दांत को स्पर्श करती है, दांत हमारे ये हैं, दंत, दांत हमारे ये हो जाते हैं। तो तालु का स्थान हमारा मूर्धा और दंत के बीच आता है, जो मुंह का हमारा क्रम है। लेकिन जो ये हमारे वर्ग का क्रम है, वहां तालु कंठ और मूर्धा के बीच में आता है। फिर हमारे पै वर्ग है, ये इस प्रकार हमारे होठ। जब हम पै वर्ग उच्चारित करते हैं, पै, फै, बै, भै, मै, तो हमारे होठ आपस में मिलते हैं। तो जो होठ हमारे में, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। और इसका वर्ग क्या कहलाता है? ओष्ठ है। कभी भी पै के बाद जो फै है उसको फै नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है फै, क्योंकि ये लिखते हैं जब फूल, ये इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का, इसका मतलब होता है मूर्ख। जब हम फूल बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है मूर्ख। लेकिन जब हम इसको संस्कृत में जिसे हम पुष्प बोलते हैं, संस्कृत में जिसे हम पुष्प बोलते हैं, उसे बोला जाता है फूल, उसे बोला जाता है फूल। तो बोलने में दोनों में वो फूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जब हम संस्कृत में पुष्प को फूल बोलते हैं तो हम फूल नहीं बोलते, फूल का अर्थ माना जाता है मूर्ख, हम बोलते फूल। तो उसका उच्चारण हम पै से, उससे होठों से करते हैं, पै, फै, बै, भै, मै। ये हमारा उच्चारण स्थान है। ये जरूर याद रखना है कि जो क्रम होता है वो अलग होता है। जो हमारा तालु है वो कंठ और मूर्धा के बीच में होता है, लेकिन हमारा जो तालु है वो मुंह में मूर्धा और दंत के बीच होता है। आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई हमारी 25। फिर हम देखते हैं, बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं हमारे? ये, रे, ले और वे। हमने कैसे पै वर्ग तक का उच्चारण स्थान देखा। अब हम देखते हैं ये, रे, ले, वे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो जो ले है हमारा, वो कहलाता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन। ले जो है वो हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जो इसमें रे है वो हमारा लुठित व्यंजन कहलाता है। लुठित व्यंजन, रे हमारा लुठित व्यंजन कहलाता है। बचते हमारे य और वे, य और वे, ये हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर। प्रश्न इस प्रकार से आता है, ऑप्शन देंगे य, रे, वे या द, कुछ भी अलग दूसरा दे दिया। इनमें से पार्श्व व्यंजन कौन सा है? ले। लुठित व्यंजन क्या है? रे। और य और वे क्या है? ये हमारे अर्धस्वर है। इनके उच्चारण स्थान देखते हैं। तो य का उच्चारण स्थान है तालव्य। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। जब हम य बोलते हैं तो जीभ हमारी वही च वर्ग जो उच्चारित होता है वही होती है। जब हम रे होता है, रे का उच्चारण स्थान कहलाता है वर्तस्य। क्या कहलाता है? वर्तस्य। दांत और मसूड़े का इसमें प्रयोग होता है। ले भी हमारा कहलाता है वर्तस्य, इसका उच्चारण स्थान होता है वर्तस्य। य का उच्चारण स्थान है तालव्य, रे और ले का उच्चारण स्थान है वर्तस्य, और वे का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। इसका उच्चारण है दंतोष्ठ, यानी कि दांत प्लस होठ से वे का उच्चारण स्थान होता है। आगे देखते हैं हम अपने ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से होते हैं हमारे? ये वाला श, ये वाला श, और है। इसका उच्चारण स्थान है तालु, जिसका वर्ग कहलाएगा तालव्य। और इस वाले श का उच्चारण स्थान है मूर्धा, जिसका वर्ग कहलाएगा मूर्धन्य। इस वाले श का उच्चारण स्थान है दंत, जिसका वर्ग कहलाएगा दंत्य।
इसका उच्चारण स्थान है स्वर यंत्रीय, इसे कहते हैं स्वर यंत्रीय। यानी कि जब हम कंठ है का उच्चारण करते हैं तो आवाज हमारे कंठ के भीतर से आती है। जब बोलते हैं है, उच्चारित करके देखो आप लोग कि है, तो हमारे कंठ के भीतर से आती है, तो इसे हम स्वर यंत्रीय भी कहते हैं। कंठ के भीतर से इसकी आवाज आती है, कंठ के भीतर से, तो इसे हम स्वर यंत्रीय कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। के बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। एक ये है, एक और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रश्न कि छ या त्र या ज्ञ या श्र, यह व्यंजन किन व्यंजनों के मेल से बना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क हल्के साथ प्लस के, श मूर्धा वाला, का हल्के साथ प्लस श मूर्धा वाला, उसका दोनों को मिलकर बनता है हमारा श। ये इसे हम 6 नहीं पढ़ते, 6 हमारा ये होता है जो हमारा च वर्ग में आता है, इसे बोलते हैं श। जब हम त्र लिखते हैं तो ये त हल्के साथ प्लस र, जब हमारा त्र उच्चारित होता है, क्या मिलकर बना है हमारा च प्लस तालु वाला या, और श्र मिलकर बना है हमारा श प्लस के त्र। इनका क्रम ज्यादातर पेपरों में आता है कि जो त्र है वो किन शब्दों से, किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो त और र, या हमारा ज और या, श्र हमारा श और र। ये इसका क्रम है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे 4। देखते हैं घोषत्व के आधार पर बांटते हैं हम, कि घोषत्व के आधार पर हम व्यंजनों को कितने प्रकार में कैसे बांटेंगे। सबसे पहले देखते हैं घोष का अर्थ क्या होता है। घोष का अर्थ देखते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन। घोष को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक है अघोष, एक है सघोष। घोष को हम 2 भागों में बांटेंगे, अघोष और एक सघोष। में घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन, लेकिन जो यह ए है वो उसका अर्थ है यहाँ पर नहीं, ए का अर्थ है यहाँ पे नहीं। तो परिभाषा कहती है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और हमारे जो ऊष्म है श और श, ये हमारे कौन से है? अघोष वर्ण है सारे। कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और हमारा तालु वाला श और मूर्धा वाला श और स, दंत वाला स, ये कितने कौन से हैं हमारे? अघोष। इनकी संख्या 13 है। कितनी इनकी संख्या? 13। दूसरा देखते हैं हम सघोष। जब अघोष की परिभाषा कहती है कि स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। और तो सघोष है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम सघोष कहते हैं। और इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और हमारे अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन एक हमारा आता है हमारे द्विगुण व्यंजन दोनों और हमारे स्वर, ये किस में आते हैं? हमारे सघोष में। कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और हमारे अंतस्थ व्यंजन एक हमारा है और दोनों हमारे द्विगुण व्यंजन और स्वर हमारे किस में आते हैं? सघोष में। फिर दूसरी तरह से देखते हैं कि प्राणत्व के आधार पर बांटते हैं व्यंजनों को। कि प्राणत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ होता है हवा या वायु, हवा या वायु। और प्राणत्व के आधार पर भी हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक है अल्प प्राण, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, दूसरा है महाप्राण। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। कि अल्प प्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। खूब प्रत्येक वर्ग तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और हमारे अंतस्थ व्यंजन, हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन और हमारे स्वर, स्वर और एक है अनुस्वार। अनुस्वार का आप बताओगे कौन सा होता है अनुस्वार? ये हमारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन, स्वर और अनुस्वार। दूसरा है हमारा महाप्राण। कि महाप्राण देखते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, कह रहा है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा ऊष्म व्यंजन, हमारे ऊष्म व्यंजन और हमारा आता है विसर्ग, विसर्ग। ये बात, ये किसमें आते हैं? हमारे महाप्राण में। कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ऊष्म व्यंजन और हमारा विसर्ग, ये किसमें आते हैं? महाप्राण में। देखते हैं जैसे ये चार्ट बना हुआ है कि अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण। कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये कौन से हो जाते हैं? हमारे अल्प प्राण। इसका वर्ग ये कै वर्ग का है, ये च वर्ग, ये हमारा ट वर्ग, ये हमारा तय वर्ग, ये होता है हमारा पै वर्ग। इधर से प्रथम वर्ग, ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, ये हमारा चतुर्थ वर्ग और ये हमारा पंचम। इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमाक्षर। इन्हें हम नासिक्य भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो नाक से आता है, नाक से आता है। फिर देखते हैं दूसरा करते हैं हम नवीन आगत ध्वनियां। नवीन
आगत ध्वनियां, इन्हें हम नवीन विकसित या अरबी फारसी भी ध्वनियां कहते हैं। अरबी फारसी, अरबी फारसी या विदेशी ध्वनियां कि उर्दू भाषा के ऐसे शब्द जिनके सही उच्चारण के लिए हमें शब्द के नीचे नुक्ता लगाना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीन आगत ध्वनियां या अरबी फारसी ध्वनियां। उनका सही उच्चारण करने के लिए हमें शब्द के नीचे नुक्ते का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे शब्द है हमारा, एक है गज और एक है हमारा गज। अगर हम इस नुक्ते का प्रयोग नहीं करेंगे तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने एक लिखा है गज और एक लिखा है हमने गज। जब हम गज का देखते हैं तो संस्कृत में हम गज यानी कि हाथी को कहते हैं। गज का अर्थ होता है हाथी। लेकिन जब हम गज उच्चारित करते हैं तो इस गज का अर्थ होता है कपड़ा नापने का, कपड़ा नापने का यंत्र। ठीक है। और दूसरी होती है हमारी एक अंग्रेजी ध्वनि। अंग्रेजी ध्वनि जो हमारी ये हमने स्वर में पढ़ी थी। इसका उच्चारण अंग्रेजी ध्वनि के अंदर किया जाता है और ऑफिस, डॉन, डॉक्टर ऐसे शब्दों में हम किस वाली ध्वनि का प्रयोग करते हैं? इसे हम अंग्रेजी ध्वनि करते हैं। और इसका उच्चारण ओ के समान होता है। ओ के समान होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं ऑफिस बोलते तो हम ऑफिस ही है, पर जो उच्चारित होता है वो ओ के समान होता है। ऑफिस, डॉक्टर, तो इसका उच्चारण इस तरीके से होता है। इसे हम अंग्रेजी ध्वनियां कहते हैं। फिर एक आती है हमारी युग्मक ध्वनियां जिसे कहते हैं युग्मक। इसे हम द्वित भी कह देते हैं, द्वित व्यंजन। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन का लगातार 2 बार प्रयोग होता है तो वहां युग्मक या द्वित व्यंजन होता है। जैसे शब्द लेते हैं हम, जैसे शब्द लिया है हमने बच्चा, और जैसे बै इसके साथ है, इसका स्वर है ए। फिर हमने च हमारा व्यंजन है, फिर दोबारा हमारा च व्यंजन है और इसका स्वर है आ। जिन शब्दों में किसी व्यंजन का लगातार 2 बार प्रयोग हो तो वहां उन शब्दों में कौन सी ध्वनियां होती है? युग्मक या द्वित व्यंजन। इसे द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनियां भी कहते हैं। जैसे शब्द एक और ले लेते हैं हम, कच्चा। जैसे शब्द है हमारा दिल्ली। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों व्यंजन ऐसे लगातार आते हैं, तो ऐसे शब्दों में हमारी युग्मक ध्वनियां होती हैं। ये तो इन शब्दों की बात रही, हमने सारे स्वर और व्यंजन करा दिए। अब एक महत्वपूर्ण बात कि अभी हाल ही में हमारी जो वर्णमाला है उसमें एक नया व्यंजन ऐड हुआ है। जैसे कि अब पहले हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण थे? टोटल थे हमारे 52।
अब तक हमने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। लेकिन अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें एक नया व्यंजन ऐड होने से इस प्रकार हमारी वर्णमाला की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53। अब ये नया वर्ण क्या शामिल हुआ है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये नया वर्ण ऐड हुआ है जिसका नाम विशिष्ट व्यंजन, इस तरह से इसका वो होगा। तो ये नया विशिष्ट व्यंजन अभी हाल ही में केंद्रीय निर्देशालय के अनुसार हमारे अगस्त 2024 में हमारी वर्णमाला में शामिल हुआ है, जिसके शामिल होने के कारण अब हमारी वर्णमाला की संख्या जो है कुल वर्णों की बढ़कर 52 से कितनी हो गई है? 53। तो ये व्यंजन के तौर पे हुआ है, तो इसमें व्यंजनों में बढ़ोतरी हुई है। तो जब हम कुल व्यंजन की संख्या, हमने व्यंजनों की संख्या पढ़ी, हमने कितनी पढ़ी थी? कुल व्यंजनों की संख्या 39 पढ़ी थी। तो हम +1 करके अब हम 40 पढ़ेंगे और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, जो हमारा ट वर्ग है। अब इसकी जो संख्या बढ़ेगी वो कहाँ? अगर हमसे पूछा जाएगा कुल व्यंजन की संख्या, तो 39 प्लस का 1 40 हो जाएगा। फिर जो हमारे मूर्धा से उच्चारित होने वाले कौन से हैं? ट वर्ग है। ट, है, ट, है और रे, ये लिखा जाता है ड़। और इसमें कौन से द्विगुण व्यंजन भी आते हैं हमारे? ड़ और ढ। फिर एक हमारा इसमें स्वर भी, री जो है वो भी हमारा मूर्धा से होता है, और एक हमारा जो श है ये हमारा मूर्धा से होता है। तो पहले संख्या हमारी इसकी हुआ करती थी 9, लेकिन अब 10 होगी, और एक इसमें जुड़ जाएगा हमारा ये वाला, जिसका उच्चारण हम मूर्धा से करेंगे। तो इस प्रकार हमारी व्यंजन वर्णमाला में एक नया वर्ड शामिल हुआ है, विशिष्ट व्यंजन। शुरू कर देखते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। जो हमने जैसे चैप्टर हमारा वर्णमाला पूरा हो गया है तो उसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास करेंगे उसका कि आपने कितना पढ़ा। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क, वर्ण। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है। सबसे पहले तो ये हमारी क्लास में भी होता है, सबसे पहले तो जो पेपर में क्वेश्चन आता है सब बच्चों को ये देखना है कि उसमें पूछा क्या है, कि नहीं पूछा है या है पूछा है। इस चक्कर में बहुत लोगों के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य हमारा कौन सा वर्ग है? एक तो प वर्ग है, और स्वर में हमारा उ और उ बोला जाता है। तो देखो प, फ, ब, भ, म, ये दोनों हमारे उसमें आ रहे हैं प वर्ग में, और ये उ उच्चारित होता है, ये भी हमारा ओष्ठ्य से होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? आ। तो इस तरह से बताओ, ए और जो आ है वो हमारा कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, श जो है, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ। मैंने बताया था क्लास में जितने भी कि जो ये वाला श है इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु है, इस वाले श का हमारा मूर्धा है, और ये वाला स का हमारा दंत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क, तालव्य। निम्न वाक्य में अग्र स्वर कौन से हैं? हमने अग्र स्वर पढ़े थे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की संख्या हमने 4 बताई थी, ई, ए और आई। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आ, ई और आई, ए उ, यहाँ पे उ दे रखा है, यहाँ पे री। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ख, क्योंकि इसमें लघु और लघु अय है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से अंतस्थ ध्वनियां कौन सी है, कौन सी नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है। होती कौन सी है?
ये, रे, ले और वे। इनमें से कौन सी नहीं है? ये दे रखी है, रे ले दे रखी, दे है और ले है, तो कौन सी नहीं है हमारी? दे। सही आंसर हो जाएगा गे। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? प्रश्न हमने जब शुरू में वर्णमाला स्टार्ट करी तो उसकी परिभाषा बताई कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या क्वेश्चन आ जाए लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आंसर सही होगा आपका वर्णमाला। ठीक है। अगला है कि स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन शब्द, स्वर, व्यंजन या अर्थ। सही आंसर है इसका स्वर, क्योंकि जो स्वर है वो हमारे स्वतंत्र बोले जाते हैं, उनको बोलने के लिए किसी भी सहारे की, किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं होती। परंतु जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर देखो, इसमें दे रखा है उ और उ, यहाँ तो हमारा हस्व आ गया। फिर ये तीनों हमारे हस्व हैं। इसमें देखते हैं आ, ई, उ, ये तीनों हमारे दीर्घ हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें गे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अर्ध स्वर वर्ण कौन से हैं? जब हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े तो हमने उनको अलग अलग बांटा। य और वै को हमने अर्ध स्वर बताया, रे को लुठित और ले को हमने पार्श्व। तो इसमें से अर्ध स्वर वर्ण कौन सा है हमारा? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा य। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कै। सही आंसर है इसका ये।